Hello and welcome to Achieve Aside, dear learners of IGNOU MA Psychology second year. काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आज हम इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन बिगिन कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी के तीनों पेपर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस 10 इयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया है। आपको पता ही है कि जो इजी नोट्स हैं हमारे, वो प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से जितने भी मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं और इसके अलावा लीस्ट आस्क्ड भी हैं, उनको भी हमने इस बार इंक्लूड किया है, अपडेट किया है, और आपके लिए वो वीडियो की फॉर्म में अभी लेक्चर्स अवेलेबल होने वाले हैं। जो पहला पेपर है आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी का, उसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, नाम भी पेपर का वही है, कोड है 021। और इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या होगा, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज के वीडियो को बिना किसी डिले के हम क्विकली बिगिन करते हैं। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जो हमने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं बहुत ही कम प्राइस पर, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराए हैं। अगर आप ये नोट्स परचेज कर चुके हैं, कुछ पढ़ भी चुके हैं, तो जब आप वीडियोस अब देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा और भी आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। इजी नोट्स की लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी रखी गई है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो पाए। और अगर एग्जामिनेशन में आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी एक दिन के अंदर ये सारे वीडियोस देखकर आप अच्छे से एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता, कुछ लोग वर्किंग होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कई बार लास्ट मिनट तक पढ़ाई हो नहीं पाती। तो अब आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन हो या फिर पूरे साल का रिविजन, दोनों ही चीजें इजी नोट से इजिली कवर हो जाएंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक या क्या टॉपिक, कौन कौन की बात तो ज्यादा हम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अभी हम एक ओवरव्यू ही कराएंगे, फिर ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ने ही हैं। टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है, पर किसी किसी टॉपिक पर मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को एम्फेसिस करके कहूंगी कि आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, तो वहां जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ अप्रोचेज हैं काउंसलिंग की, काफी सारी हैं आपके सिलेबस में। एक तो उन पे ज्यादा फोकस है, अगर फोकस में मैं लेकर आऊं तो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच हो गई। उसके बाद आप देखिए कुछ बीच में आपको नजर आएगा साइको एनालिटिकल अप्रोच हो गई। बहुत सारी अप्रोचेज हैं आपके इसमें पूछी गई हैं, पेपर में बहुत रिपीट हुई हैं। बिहेवियरल अप्रोच, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अप्रोच, गेस्टॉल्ट अप्रोच टू काउंसलिंग। एक चीज और समझिएगा कि जो टॉपिक हैं वो आप देखेंगे कि कुछ अप्रोचेज शुरू में आपको दिख रही हैं, कुछ बाद में दिख रही हैं। तो जो शुरू के टॉपिक्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो वो छोटे टॉपिक्स हैं इसलिए उनको एंड में कर दिया गया है, इसी वजह से आपको अप्रोचेज ऊपर नीचे दिख रही होंगी। खैर, मैंने बहुत सिस्टमेटिक वे में इसको बनाया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ थेरेपीज के बारे में भी पूछा गया है कि क्या क्या होती हैं, क्योंकि पेपर का नाम काउंसलिंग साइकोलॉजी है, तो आप इसमें ज्यादातर ये चीजें अंडरस्टैंड करेंगे कि साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में काउंसलिंग को किस तरह से परस्यू किया जाता है, तो यही चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आपको शुरुआत में दिखा देती हूँ कि आपको नजर आएंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ चीजें। तो यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हैं स्पेसिफिक, वो पूछे गए हैं। और ये वैसे मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी के लेक्चर्स में भी पढ़ाए हैं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि क्लिनिकल और काउंसलिंग की साइकोलॉजी के लेक्चर्स जो है, सिलेबस जो है, उनमें डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक कॉमन है। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने आपको एडवाइस भी किया था कि आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 एक बार पढ़ना चाहिए। मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ये सब चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, टेलीग्राम में अपडेट करती रहती हूँ। तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन आज का हो गया है, थोड़ा तो टाइम लगता ही है आपको चीजों से फेमिलियर कराने में। आज का जो हमारा टारगेट है एज ऑफ नाउ, वो हम शुरू के 5 टॉपिक्स तो लेंगे ही, कोशिश रहेगी, अगर नहीं हो पाते हैं तो 4 भी ले सकते हैं। और ये जो सीरीज है, इस फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो 30 टॉपिक्स आपने देखा टोटल हैं, तो 30 का मतलब हो गया कि लगभग 6 to 7 वीडियोज में कवर हो पाएंगे, है ना। बाकी देखेंगे कि 8 तक तो नहीं जाएंगे, मैक्सिमम 7 और मिनिमम 6। अब देखते हैं हम कितना कैसे कर पाते हैं। आइए शुरुआत करेंगे पर्सन सेंटर्ड अप्रोच से, लेकिन शुरुआत एक्चुअल में इससे नहीं होगी। थोड़ा सा आपको मैं काउंसलिंग के बारे में समझा देती हूँ कि काउंसलिंग क्या होती है। आपको काउंसलिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, क्योंकि जब वो कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होगा ना, तब कहीं जाके आप ये समझ पाएंगे कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या है या साइकोडायनामिक अप्रोच क्या है, कोई भी अप्रोच कैसे काउंसलिंग से कनेक्ट होती है। जब भी हम किसी भी अप्रोच के बारे में बात करेंगे, कोई भी अप्रोच हो, उसको काउंसलिंग से कनेक्ट करेंगे, तो हमें ये समझना होगा जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, वो किस तरह से यूज होती है उस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करते हुए। राइट, जैसे कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट में एक तरीका होता है। मैथ्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर में सेंटेंसेस बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, मैथ्स से अलग होता है। मैथ्स के रूल वहां इंग्लिश में फॉलो नहीं होते। तो उसी तरीके से जो हमारी डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं काउंसलिंग की, काउंसलिंग एक टर्म है, लेकिन जो डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं वो काउंसलिंग के तरीके को बदल देती हैं। हर अप्रोच काउंसलिंग के तरीके को बदलेगी। तो डिफरेंट अप्रोचेस क्योंकि आएंगी आगे, तो ये मैंने आपको समझाया, लेकिन अभी मैं उस सवाल का फिर भी आंसर मैंने नहीं किया, मैं अप्रोचेस एक्सप्लेन आपको करने लगी। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग जो है बेसिकली
एक काइंड ऑफ थेरेपी है जिसकी हेल्प से, एक ऐसा प्रोसीजर है, आप थेरेपी कह सकते हैं, इसे प्रोसीजर कह सकते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी कह सकते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व करके किसी पर्सन को, उसको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं, जनरली भी आप जानते हैं कि जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की उसमें कोशिश कर रही होती है, कोशिश की जा रही होती है। तो काउंसलिंग एक तरीके से एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ये एक और नया नाम मैंने ले दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी है काउंसलिंग, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन को उसके डिफरेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने में उसकी मदद करते हैं। किसी भी तरीके का इशू हो सकता है, बिहेवियरल इशू हो सकता है, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, बहुत तरह के इश्यूज हो सकते हैं जिनको हम काउंसलिंग की हेल्प से करते हैं। तो काउंसलिंग मेजरली क्या हो गई, एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक थेरेपी है, एक थेरेप्यूटिक अप्रोच है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। कुछ भी आप अगर जरूरत लगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। काउंसलिंग की हेल्प से हम किसी भी पर्सन को उसके रिलेटेड इशू में हेल्प करते हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम से जो है बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। अब जब डिफरेंट अप्रोचेस होंगी तो वही जैसे मैंने इंग्लिश मैथ हिंदी वाला आपको समझाया, हिंदी के व्याकरण में हम किसी और तरीके से चलते हैं, इंग्लिश ग्रामर में रूल्स अलग हो जाते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले अलग होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंट अप्रोचेस को पढ़ेंगे। जो भी अप्रोच हम पढ़ेंगे काउंसलिंग के रिगार्ड में, वो अपने बारे में कुछ जनरल वैल्यू होल्ड करती होगी। अब ये जनरल वैल्यू का क्या मतलब है? जनरल वैल्यू का मतलब है कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच चाहे काउंसलिंग में पढ़ी जाए, ओके, या फिर किसी और अबनॉर्मेलिटी में पढ़ी जाए, या फिर पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाए, यही कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच कुछ कॉमन बेसिक्स लेकर चलती है जो बदलते नहीं हैं, राइट? जैसे कि अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपने एक टर्मिनोलॉजी पे आ रही हूँ, एक्सप्लेन अभी नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में सुना होगा। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से कनेक्टेड है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर ही आती है ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, ओके। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक बड़ी टर्म है। जो ह्यूमनिस्ट थे वो इस चीज के बारे में बात करते थे कि ह्यूमन को वैल्यू मिलनी चाहिए। ह्यूमन एज अ होल बहुत कुछ कर सकता है, अपने आप में वो बहुत कुछ कर सकता है। जो ह्यूमन है उसके जो एम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो उसकी नीड्स हैं, उसको फुलफिल करने की वो कैपेबिलिटी रखता है। तो मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में माना गया था कि जो एक इंसान है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। उसका जो सेल्फ है उस पर उसे वर्क करना चाहिए। जितना भी किसी पर्सन का सेल्फ अच्छा होगा उतनी ही अच्छी उसकी पर्सनैलिटी निकल कर आएगी। ये दोनों बातें कनेक्टेड है कि जितना अच्छा हमारा सेल्फ होगा उतनी अच्छी हमारी पर्सनैलिटी दूसरे को दिखेगी। जितने आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, कॉन्फिडेंस मतलब आपके अंदर है वो चीज, आपके सेल्फ में इम्बेडेड है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंट हैं सेल्फ वाले पार्ट पर, तो देखने वाला पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव परसीव करेगा, अच्छा परसीव करेगा, अप्रिशिएट करेगा। तो सेल्फ और पर्सनैलिटी कनेक्टेड है। तो यही चीज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कही जाती है। उसके अंदर आती है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, जिसे हम क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। अब क्योंकि मैं अब इस अप्रोच को अब ऑफिशियली अब इस टॉपिक को मैं बिगिन कर रही हूँ, लगभग मुझे लगता है 4-5 मिनट तो लगे होंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन करने में। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या है। इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब होता है कि जब इस तरीके से काउंसलिंग की जाए कि जो हमारा क्लाइंट है वही सेंटर पर हो, तो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होगी। पर्सन या क्लाइंट एक ही बात है। तो जब हमारा क्लाइंट सेंटर पर होगा, इसका मतलब क्लाइंट खुद में कुछ वैल्यू होल्ड करता है। क्लाइंट जो है वो बहुत मजबूत है, हमें उसको ये फील कराना है कि वो सब कुछ कर सकता है। हमें उसको फैसिलिटेट तो करना है, लेकिन उसको स्पून फीडिंग नहीं करानी है कि हर एक चीज के लिए हम उसको बताएं और वो करे। उसको हमें रास्ता दिखाना है, लेकिन उस रास्ते पे चलने का खुद का काम होगा उसका। पर ये कैसे होगा? काउंसलिंग की फील्ड में हमें पहली ही अप्रोच ऐसी सुनने को मिल रही है जिसमें इंसान सब कुछ खुद करेगा। तो फिर थेरेपिस्ट का क्या काम हो गया, या हमारे काउंसलर का क्या काम हो गया? काउंसलर का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आप ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखेंगे तो वो ये मानते हैं कि काउंसलर एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। उसी की गाइडेंस से तो वो पर्सन, जो क्लाइंट है हमारा, जो पेशेंट है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें उसको इस तरह से नहीं, अपने ऊपर नहीं गिरा लेना है कि वही हम ही सब कुछ उसके लिए करें, है ना। उसको अपने आप से करने देना है, और यहीं से उसकी मजबूती आती है। द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू काउंसलिंग, ऑल्सो नोन एज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, या क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं, ये कार्ल रॉजर्स ने की थी मिड 20th सेंचुरी में। कार्ल रॉजर्स जो है वो एक ह्यूमनिस्टिक थे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से उनका नाम आता है, और ह्यूमनिस्टिक इन्हीं की दी हुई है। दिस अप्रोच इज ग्राउंडेड इन द बिलीव दैट इंडिविजुअल्स हैव एन इनहेरेंट टेंडेंसी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो बात मैं आपसे कह रही थी कि हर पर्सन की एक टेंडेंसी होती है कि वो ग्रो कर सकता है, मीनिंग दैट द राइट कंडीशंस पीपल कैन सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड अचीव पर्सनल ग्रोथ।
आप इसको मैं और आप अच्छे एक्सप्लेन करूंगी आपके क्लासरूम के एग्जाम्पल से। कई बार टीचर जो होते हैं जब किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, पढ़ा दिया उन्होंने, जब उनको आंसर्स लेने होते हैं या कुछ कोई क्वेश्चन वो पूछते हैं क्लास में, तो पूरा पूरा आंसर नहीं बताते हैं, मतलब इधर से क्वेश्चन भी आया और इधर से आंसर भी आया, ऐसा नहीं होता है। टीचर क्या करते हैं, पहले बच्चे से क्वेश्चन पूछा, अगर वो बता देता है वेल एंड गुड, नहीं बता पाता है तो उसको हिंट देते हैं, अगर वो उतनी हिंट से नहीं बता पाता है थोड़ा और सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि टीचर, आपने देखा ही होगा ऐसा करते हैं, तो वो ऐसा करके क्या कर रहे होते हैं, उस चाइल्ड को एक स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं कि वो अपने आप से उस चीज में एफर्ट करने की कोशिश करे, और यही काम हम यहाँ पर करते हैं। तो जब आप इस एक्टिविटी को एक टीचर और बच्चे के फॉर्म में सपोर्ट कर रहे हैं, सही मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो मेथड एकदम परफेक्ट हो जाता है। People can solve their own problems and achieve personal growth. Here is an in-depth look कि कैसे हम इसमें क्या क्या चीजों पर बात करते हैं। तो आइए डिटेल में इस पर बात करी जाए। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें पहले समझनी होंगी एज अ काउंसलर। अब आप जब भी मैं हमें वर्ड कहूंगी तो आप काउंसलर समझ लीजिएगा खुद को, क्योंकि आपको पता है जब मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं काउंसलर बन जाती हूँ, जब मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं वहाँ साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस तरह से आपको बोलती हूँ तो वो लगता है कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड है। खैर, तो सबसे पहला आता है हमारे पास अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो एक कैरेक्टरिस्टिक की तरह एक काउंसलर के अंदर होनी बहुत जरूरी है। बल्कि काउंसलर क्या, साइकोलॉजी की फील्ड में जो भी पर्सन है, मैं भी क्यों ना सही, आप भी क्यों ना सही, पढ़ते हुए आपके अंदर भी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड डेवलप होना बहुत जरूरी है। पर होता क्या है, डेवलप तो बाद में होगा, पहले ये पता तो चले कि आखिर होता क्या है। जब हम अनकंडीशनल वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि बिना किसी कंडीशन के, जैसे लिखा होता है ना नियम व शर्तें लागू किसी चीज में, तो वो नियम और शर्तें हमें लागू नहीं करनी है उस पर्सन पर जिसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपना बेनिफिट नहीं सोचना है, ना ही उसके लिए कोई कंडीशन करनी है। पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब हो गया उसको एक ऐसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में एनक्लोज करना जिसमें वो कंफर्टेबल होके हमसे हर बात कह सके। आप ही सोचिए, आपसे कोई पर्सन अगर बहुत प्यार से कुछ पूछता है, बहुत भरोसा दिला के कोई आपसे बात करता है, तो आप अपनी मन की बातें उससे कह जाते हैं। या छोटे बच्चों के साथ भी देखिए, अगर उनको बहुत प्यार से ट्रीट किया जाए, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि नहीं वी आर देयर फॉर यू, तो वो अपनी बातें हमसे शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी काउंसलर के अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब काउंसलर जो हमारे पास क्लाइंट आता है उसकी हर एक बात को समझने की कोशिश, सुनने की, पहले तो समझिएगा तो बाद में सुनने की कोशिश करेगा बिना टोके, तो हमारा जो क्लाइंट है वो बात अपनी अच्छे से कह पाएगा। उसका फायदा हमें ही होना है, क्योंकि अगर जो क्लाइंट है अपनी बात अच्छे से कह पाएगा तभी तो हम अच्छे से उसका सोल्यूशन दे पाएंगे, गाइडेंस दे पाएंगे, है ना। सोल्यूशन तो उसने खुद फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। द काउंसलर ऑफर्स एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू द क्लाइंट विदाउट एनी कंडीशन। दिस मीन्स वैल्यूइंग द क्लाइंट एज दे आर। जैसा भी क्लाइंट है उसको वैसा वैसा एक्सेप्ट करना। अगर वो हमें बता रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वहां पर उसको शांति से सुनना है, उसको ये लगे कि हाँ ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं गलती भी कर सकता हूँ। Not as they should be, fostering an environment where clients feel safe to explore all aspects of themselves. समझ गए होंगे आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है। उसके बाद आता है एम्पैथी। ये तो जनरली आपने नाम सुना ही है एम्पैथी का। सिंपैथी और एम्पैथी दो टर्मिनोलॉजी होती हैं। एम्पैथी डिफरेंट है सिंपैथी से। सिंपैथी हमें किसी के भी साथ हो सकती है, किसी की भी न्यूज सुनी आपने, अब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, आपको उसमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा कोई कोई बुरा इंसिडेंट हुआ, कोई प्लेन क्रैश हुआ, आप कहते हैं अरे तो बहुत बुरा हुआ, अरे पता चला वहां पे ऐसा हुआ, न्यूज में देखा ऐसा हुआ। ये सब हमारे सिंपैथेटिक वर्ड्स हैं जो हम कहते हैं। पर एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी दूसरे की सिचुएशन में खुद को रख देना, राइट। और ये हम तभी रख सकते हैं जब हम उसको फील करना चाहेंगे, जब हम फील करना चाहेंगे। अगर हम चाहेंगे ना किसी की बात को फील करना, या दिल से हम फील करने की कोशिश करेंगे, तो हम उस पर्सन के टुवर्ड्स भी एम्पैथी रख सकते हैं जिसे हम जानते भी नहीं हैं। ऐसा कब होगा, जब हम उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, राइट। वो उस पर्सन की मौजूदगी या किसी भी तरीके से उसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में जरूरी है। तो एम्पैथी क्या होती है, जो कार्ल रॉजर्स हैं वो इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम अपने क्लाइंट के टुवर्ड्स एम्पैथेटिक होंगे, सुना अरे बहुत बुरा हुआ, दुख जता दिया, ये तो हमारा काम ही नहीं है एज अ काउंसलर। हमें क्या करना है, उसकी सिचुएशन को बहुत ही माइन्यूटली सोचना है कि वो इस जगह पर ऐसे सफर कर रहा है, अगर हम वहां होते तो हम क्या करते। जब हम इस चीजों में, आप लोग ना जब प्रो होने लगते हैं, मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ, तब आपको इतना एम्पैथेटिक बिहेवियर आपका हो चुका होता है कि आपको इसके लिए अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। और वैसे भी एम्पैथी कभी एफर्ट्स लगाकर नहीं आती है ना, ये नेचुरली आएगी। और जितने भी साइकोलॉजी की फील्ड में लोग होते हैं उनके अंदर तो ये नेचुरली डेवलप हो ही जाती है। वो ऐसा नहीं है वो कोई फेक बिहेवियर करते हैं, जान के किसी के टुवर्ड्स ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अब मुझे एम्पैथेटिक होना है।
प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो एम्पैथी जो है वो डीपली अंडरस्टैंडिंग है कि किसी क्लाइंट की फीलिंग एक्सपीरियंसेस को समझना उसके पर्सपेक्टिव से, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। दिस इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट लिसनिंग बस ऑल्सो कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन भी होता है साथ साथ इसमें चीजों में, कि जिससे कि हम क्लाइंट को अच्छे से समझ सकें और उसको ये फील हो कि उसको सुना जा रहा है, उसकी बात को समझा जा रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है, राइट। अब आता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए अपने इंटरेक्शंस में, उसमें जेन्युइननेस होनी चाहिए, मतलब फेक ना लगे कुछ भी। अगर आपसे कोई पर्सन आपको सिंपैथी तो दे रहा है, आपको कंसोल तो कर रहा है, सिंपैथी वर्ड नहीं यूज करूंगी, आपको कंसोल तो कर रहा है, लेकिन बात करते करते आपको उसकी बातें फेक लगने लग जाए, तो आप नेचुरली अपना कॉन्वर्सेशन स्टॉप कर देंगे। ये हर पर्सन के साथ होता है कि हम किसी को अपनी बात बता रहे हैं, वो सुन रहा है और फिर उसकी बातें हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ द जोन जा रही हैं, इतना एक्स्ट्रा करके क्यों बोल रहा है, तो आपका दिमाग उस बात से हट के उसके आप कुछ और फील हो जाएगा और आप अपना कॉन्वर्सेशन ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अपनी बात को रोक लेंगे कहने से। तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक सही चीज नहीं है। लेकिन जितना कोई पर्सन जेन्युइन होगा ना, आपको महसूस हो जाएगा कि वो पर्सन जो है वो रियल में हमारी बात को समझने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली मैं एक साइकियाट्रिस्ट से मिली थी और उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे फील हो रहा था कि मुझसे कॉन्वर्सेशन करते वक्त उनके जो बात करने का तरीका था वो बड़ा ही अलग था। मीन्स क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मुझसे वो अपने जो पेशेंट से बात कर रहे थे और फिर जो मुझसे बात कर रहे थे, दोनों के तरीकों में डिफरेंस था और वो डिफरेंस जो बड़ा जल्दी स्विच हो रहा था, वो बहुत आसानी से स्विच हो रहा था वो डिफरेंस, और वो मैं फील कर पा रही थी, वो भले क्लाइंट ने फील नहीं किया होगा, ऑफकोर्स वो क्यों फील तो करने नहीं आया था ना उस चीज को भी। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से थेराप्यूटिक हम प्रोसेसेस को यूज करते हैं। क्लाइंट को सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मौका मिलना चाहिए, सेल्फ डिस्कवरी का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा काम है यहाँ पे एज अ काउंसलर। अगर आप एक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट हैं, एग्जिस्टेंशियल काउंसलर हैं, तो वहां पे आपका काम है कि आप क्लाइंट को अवेक करेंगे, एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे। और जो काउंसलर है दैट डज नॉट डायरेक्ट और लीड बट रादर फैसिलिटेट्स, allowing the client to explore their feelings, thoughts and behaviors at their own pace। ये प्रोसेस जो होता है वो नॉन डायरेक्टिव होता है, when the therapist acting more as a companion on the journey rather than a guide। फैसिलिटेट तो करेगा लेकिन वही वाली बात, स्पून फीडिंग नहीं करेगा, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक इंडिपेंडेंट टर्मिनोलॉजी है। कार्ल रॉजर्स ये मानते हैं कि जैसे जैसे पर्सन की धीरे धीरे नीड्स पूरी होती जाती हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता जाता है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच जाता है जहां वो खुद को एक्चुअलाइज कर सकता है। द थेरेपी एम्स टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स टू दिस नेचुरल टेंडेंसी, अलाउइंग पर्सनल ग्रोथ टू अकर ओरिजिनली। कोई भी पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक तब ही पहुंच सकता है जब उसके रास्ते में आने वाली और डिफरेंट जो नीड्स होती हैं वो धीरे धीरे सही राइट टाइम के साथ साथ फुलफिल होती चली जाएं। किसी भी चीज में ऑब्स्टिकल आ गया तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पर होता है, वो नहीं हो सकता। अगर ये बात कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मुझे इसको बहुत सिंपल बनाने का मन कर रहा है आपके लिए। आप ऐसे समझ लीजिए, आप अपने घर से निकल के कहीं के लिए जा रहे हैं, ओके। अब आपको रास्ते में एक क्रॉसिंग पड़ी, वहां पे बैरियर गिरा हुआ है, आप वहां पे रुक के वेट करेंगे जब तक वो बैरियर नहीं उठ जाएगा, है ना। अब आप उसके नीचे से तो नहीं निकलेंगे, कुछ लोग बाइक निकाल लेते हैं, मैंने देखा है, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। आप वहां पे रुके रहेंगे जब तक वो बैरियर नहीं उठ जाता, ट्रेन नहीं निकल जाती। जब ट्रेन चली जाएगी, बैरियर उठ जाएगा, तब आप उस रोड पर आगे बढ़ पाएंगे। तो वो बैरियर्स क्या हैं? वो बैरियर्स वो डिफिकल्टीज हैं जिन्हें हम एज अ काउंसलर सॉल्व करवाते हैं अपने क्लाइंट से। और क्लाइंट जब उस बैरियर को पास कर लेता है, ट्रेन निकल जाती है, प्रॉब्लम हट जाती है, तब वो पर्सन आगे बढ़ पाता है। और जब वो आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, तो वो आप कभी तो डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे ना, कहीं तो जा ही रहे होंगे, आपकी कोई तो डेस्टिनेशन होगी, तो इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे। तो यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच इसमें यूज होती है, अभी हमने बात करी कि हम बहुत सारी जो ऐसी थेरेपीज होती हैं हमारी, वहां पे डायरेक्टिव अप्रोच होती है। डायरेक्टिव अप्रोच और नॉन डायरेक्टिव अप्रोच का मतलब सिंपल सा है, जो उसके वर्ड में छिपा हुआ है, डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना। और नॉन डायरेक्टिव में क्या है, हमें उसको समझाना तो है, चीजों को लेकर तो चलना है, बट नॉन डायरेक्टिव बने रहना है, मतलब हर एक कदम पे नहीं बताना है चीजों को। इसका मतलब ये हो गया। नॉन डायरेक्टिव का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं देनी है, उसी के अंदर इतनी ऐसे हमें ज्वाला भड़का देनी है कि वो सब कुछ खुद करता चला जाए, है ना। मतलब मेरे वर्ड्स में मत जाएगा लिटरल, लेकिन कहने का मेरा मतलब यही है, समझाने का आपको, कि हम कुछ उसके अंदर कुछ एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं जो वो कुछ खुद से कुछ करने लग जाएगा। हमारी जरूरत तो उसको रहेगी, अदरवाइज फिर काउंसलर का क्या कोई काम ही नहीं है, आप सोच के देखिए, है ना। अब थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता किस किस के बीच में है? सिंपल सी बात, दो ही लोग हैं, उन्हीं के बीच में होता है।
जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है अगर कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लाइंट और जो हमारा थेरेपिस्ट होते हैं उनके बीच होता है, ठीक है। ये दोनों मिलके एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और उसी को हम थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कहते हैं। थेराप्यूटिक अलायंस भी कहते हैं, दूसरा नाम भी है इसका। यहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी की बात का मतलब ये हो गया कि थेरेपिस्ट जो है वो अथॉरिटी फिगर नहीं होता, क्योंकि वो गाइड करता है, नॉन डायरेक्टली चीजों को बताता है, तो उसका रोल होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे क्लाइंट का भी रोल अच्छा खासा होता है, तो इक्वालिटी की बात हो जाती है। एम्पावरिंग जो थेरेपी है, that empowers the client, fostering an environment where they can take responsibility of their life choices and direction। यहाँ पे क्लाइंट को इस तरह से रेडी किया जाता है कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि वो उसे लाइफ में क्या करना है, वो कैसे करेगा, ठीक है ना। इन चीजों का बहुत जरूरी होता है। द एम इज फॉर द क्लाइंट टू लीव थेरेपी एंड इंक्रीज विद इंक्रीज्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस इन देयर डिसीजन मेकिंग। जब भी हमारा क्लाइंट हमसे अलग होके जाए, जो हमारा सेशन जब खत्म हो, जो भी हमारा लास्ट सेशन हो, उसके बाद जो हमारा क्लाइंट है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी रखता हो। एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, बहुत वर्सेटाइल है ये अप्रोच, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ग्रोथ की कंडीशंस को क्रिएट करते हैं या करवाते हैं, कहेंगे, बार बार हमको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। स्पेसिफिक पैथोलॉजीज को ट्रीट नहीं करते, बल्कि उसको करवाते हैं। लिमिटेशंस हैं, जब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने के बाद भी कई बार बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे सीरियस डिफिकल्ट डिसऑर्डर्स के अक्रॉस आते हैं कि उसके बाद उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। आप ये सोचिए कि अगर हमें किसी पर्सन को, मान लेते हैं कि 60% जैसे पासिंग मार्क्स होते हैं, तो अगर कोई बच्चा 50-55 पे स्टक है तो उसको तो आप मेहनत करा के 60 तक आसानी से ले आएंगे। लेकिन कोई बच्चा जो बहुत ज्यादा, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत नीचे है, जो 5-10 नंबर ही लेके आ पाता है, उससे आप कहें कि वो 60% कवर कर ले, डिफिकल्टी भी होगी और शायद ये बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल तक भी हो सकता है। तो वही केसेस हैं, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो ये यही लिमिटेशन इसकी हो जाती है कि ये हर तरह के क्लाइंट के लिए सुटेबल नहीं है। कुछ क्लाइंट जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज से जी रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा कि ये क्या था हमारा क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में आता है। अब आता है बेसिक अप्रोचेस, स्टेप्स एंड टेक्निक्स इन आर्ट थेरेपी। अब टेक्निक्स और ये सब तो बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि आर्ट थेरेपी क्या होती है। जैसा कि नाम है, अच्छा सा नाम है आर्ट थेरेपी, उतनी अच्छी और प्यारी सी टेक्निक भी है। क्या होती है ये? साइकोथेरेपी की एक फॉर्म है दैट यूजेस आर्ट मीडिया एज इट्स प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। जब भी आर्ट मीडिया का यूज होगा कम्युनिकेट करने में, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम को, तो क्रिएटिविटी की बात होगी डेफिनेटली। इट इज ग्राउंडेड इन द बिलीव दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैन फॉस्टर हीलिंग एंड मेंटल वेलबींग। अब इसके अप्रोचेस और इन सब की बात करेंगे, उससे पहले एक चीज और मैं बताऊंगी आपको कि आप खुद के साथ भी ऐसा कई बार करते होंगे और दूसरों को सजेशन भी देते होंगे कि जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, किसी चीज में स्टक हो जाता है, तो उसको ये कहते हैं कि थोड़ा सा मूवी देख लो, थोड़ा कुछ ऐसे काम में अपना मन लगाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें ज्यादा दिल करता है करने का, तो उस पर्सन को उससे बेनिफिट मिलता है ना। तो ये एक, जिसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी इसके अंदर कैटेगरी में आता है। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन अपनी उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है जिसको करके उसे खुशी मिलती है। आर्ट थेरेपी कुछ कुछ वैसा ही है, और समझेंगे आगे कि इसमें कौन कौन सी हम चीजों को यूज करते हैं। पर जब आर्ट थेरेपी यहाँ पर यूज होती है ना, तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक चलती है। मतलब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया कि आप अपने साथ ऐसा करते हैं, दूसरों को गाइडेंस देते हैं, वो एक एग्जाम्पल के लिए है, वो हम आर्ट थेरेपी में नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो जो इसमें अप्रोचेस होती हैं वो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव वर्सेस लिखा हुआ है। द थेरेपिस्ट गिव्स स्पेसिफिक टास्क और प्रॉम्प्ट्स लाइक ड्राइंग अ सेल्फ पोर्ट्रेट और क्रिएटिंग एन इमेज दैट रिप्रेजेंट्स इमोशंस। दिस कैन बी यूजफुल फॉर फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशू और व्हेन क्लाइंट्स नीड मोर स्ट्रक्चर। मैंने आपको भी ये बताया कि हम ऐसी चीजें अपने साथ बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे करते हैं जिससे हमारा मन लगता है, ये भी एक टाइप हो गया। लेकिन जब यहाँ पर होती है ना ये आर्ट थेरेपी, तो बहुत सिस्टमेटिक हो जाती है। इससे ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन अप्लाई कर रहा है, वो जो कोई भी कर रहा है वो एक एक्टिविटी है जो हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं, अपने मूड को चेंज करने के लिए, खुद को डायरेक्ट करने के लिए। छोटी मोटी जो एक्टिविटीज होती हैं, ट्रिक्स होती हैं साइकोलॉजिकल, जिनकी हेल्प से हम खुद एक दूसरे को या किसी और को हेल्प कर पाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टिव वे में जब थेरेपिस्ट करते हैं तो वो कोई टास्क दे देते हैं, कोई प्रॉम्प्ट दे देते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी हेल्प से वो पर्सन के जो भी चीजें हैं, जो भी उसके मन में बातें हैं, वो निकल कर आए। नॉन डायरेक्टिव में क्लाइंट्स आर फ्री टू चूज व्हाट दे क्रिएट। दिस अप्रोच ट्रस्ट in the therapeutic value of the creative process itself, allowing for spontaneous expression of subconscious or emotional content। डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों तरीके से हम कैसे यूज करते हैं। जब डायरेक्टिव में
यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो थेरेपिस्ट के हाथ में होता है। नॉन डायरेक्टिव में क्लाइंट्स को फ्रीली कह दिया जाता है, फ्री एसोसिएशन, कि आप चीजों को खुद से ड्रॉ करिए, खुद किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए जिसकी हेल्प से उसकी प्रॉब्लम के बारे में हमें फाइंड आउट करना होता है। साइकोडायनामिक वर्सेस कॉग्निटिव बिहेवियरल, इन दोनों तरीकों से भी दी जाती है। जब साइकोडायनामिक होती है तो हम उसके अनकॉन्शियस थॉट्स को अनकवर करने की कोशिश करते हैं। साइकोडायनामिक्स के बारे में आप जानते होंगे, साइकोडायनामिक्स पर एक हमने इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया हुआ है और मैं चाहूंगी कि आप उसको जरूर देखें, उसका लिंक शेयर करूंगी। कई बार मैं प्रीवियस वीडियोस में साइकोडायनामिक्स पढ़ाती रहती हूँ, अगर आप लेक्चर्स लगातार सुनते हैं तो आपको अभी तक तो बहुत अच्छे से पता होगा कि साइकोडायनामिक्स क्या होता है। साइकोडायनामिक अप्रोच जो है वो फोकस करती है अनकॉन्शियस थॉट्स पर, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, आर्ट के थ्रू निकल कर आते हैं बाहर। द आर्ट वर्क बिकम्स अ मीडियम टू एक्सप्लोर डीपर साइकोलॉजिकल इश्यूज, और उस आर्ट वर्क की हेल्प से हम डीपर साइकोलॉजिकल इश्यूज में पहुंच पाते हैं। मैं खुद से ये क्लियर करे बिना आपको आगे बढ़ नहीं पाऊंगी, मुझे जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैंने टर्मिनोलॉजी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। साइकोडायनामिक अप्रोच जो है वो अनकॉन्शियस पे बहुत फोकस करती है। अनकॉन्शियस क्या है कि हमारे जो मन की जो स्थिति होती है वो 3 तरह से होती है। एक होता है जो हम प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि आप इस मोमेंट पे क्या कर रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है। उसके बाद कुछ चीजें होती है जो मेमोरीज में चली जाती हैं, राइट, वो हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट होती है, प्री कॉन्शियस भी जिसको हम कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, सबकॉन्शियस प्री कॉन्शियस। फिर आता है सबसे बड़ा वो एरिया होता है हमारे मन का जिसमें सबसे ज्यादा चीजें होती हैं और वो इतनी डीप रूटेड होती हैं कि वो इतना सप्रेस भी हो जाती है कि हमें खुद नहीं पता होता कि उन चीजों की वजह से हम प्रॉब्लम में हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। इसको सिगमंड फ्रॉइड ने आइसबर्ग की हेल्प से एक्सप्लेन किया था। कहां पर मैं आइसबर्ग बनाऊं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करती हूँ जैसे स्पेस मिल जाए मुझे। स्पेस तो ज्यादा कहीं नहीं है, फिलहाल यही समझा देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आइसबर्ग की हेल्प से उन्होंने बताया था, जैसे आपने टाइटैनिक देखी है तो को पता होगा, आइसबर्ग ने तो पूरा जहाज ही डुबो दिया था ना, टाइटैनिक। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे मन को भी इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं ये जो सबसे छोटा ऊपर पार्ट है वो प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पर जो दबी हुई ये चीजें हैं ना, जो जो इस तरह से हैं कि वो कभी भी ऊपर आ सकती हैं, लहर चलती रहती है, तो ये पॉइंट वाला जो होता है इसको उन्होंने कहा ये सबकॉन्शियस होता है, ये हमारा कॉन्शियस होता है। और ये जो जो बड़ा वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, इसको उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्शियस है। हम इस दुनिया में आने से लेकर और आज की तारीख तक जितना कुछ पीछे छोड़ आए हैं वो सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस में है। पूरा पास्ट है हमारा जिसमें हमारी रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, जो भी चीजें, कोई भी ऐसा नेग्लेक्ट है जो हमने कभी फील किया था, कोई भी ऐसा सेक्सुअल अब्यूज है जो किसी पर्सन ने एक्सपीरियंस किया हो, किसी भी तरीके का वायलेंस है जिसको हम मन में दबा लेते हैं, जितनी भी हमारी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको हम किसी से कह नहीं पाए, सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस में जाके सेव हो जाता है। इसीलिए अनकॉन्शियस को हम आइसबर्ग की फॉर्म में दिखाते हैं, क्योंकि आइसबर्ग में भी हमें आइस का थोड़ा सा ही पोर्शन ऊपर नजर आता है और ज्यादा बड़ा नीचे होता है हिस्सा। अगर दिखता होता ये वाला पार्ट तो टाइटैनिक भी आज होता। तो इसी तरीके से हम इसको समझेंगे कि साइकोडायनामिक्स अप्रोच हमारी उन अनकॉन्शियस थॉट पर को फोकस करती है। अब हम ये वाले थॉट्स इंसान के निकालने जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह ज्यादातर उस इंसान के अंदर दबी हुई इच्छाएं होती हैं। मैं एक चीज और कनेक्ट कर दूं, क्योंकि मुझे समझाते हुए बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को, कि जब भी कोई पर्सन हमारे साथ कुछ गलत बिहेव करता है या कुछ बुरा बिहेव करता है, या जिसको हम उसकी पर्सनैलिटी का टाइप डिफाइन कर देते हैं कि वो तो है ही ऐसा, वो जो ऐसा है ना उसके पीछे जितना कुछ भी वैसा है कि क्यों है वो ऐसा, वो सब कुछ उसके अनकॉन्शियस की वजह से है। मतलब उसके अंदर इतनी चीजें जो बचपन से वो अब तक लेकर आया है, इसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इस वजह से वो पर्सन ऐसा हमारे साथ बिहेव कर रहा है। ये चीज हमें समझनी होगी। और ना केवल वो हमारे साथ बिहेव कर रहा है, बल्कि हम भी दूसरों के साथ जो बिहेव करते हैं वो भी हमारे इस वाले पार्ट की वजह से होता है। तो साइकोडायनामिक्स तो बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत, जितना आप जितना पढ़ेंगे उसको उतना आपको और जानने का मन करेगा। जैसे मेरे साथ अभी हो रहा है कि मैं जितना पढ़ाती जा रही हूँ मेरा दिल चाह रहा है मैं और पढ़ाऊं, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि मैं आपके टॉपिक्स को कवर करवा रही हूँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे खासतौर से उन बच्चों की ज्यादा चिंता है जो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि फटाफट से स्किप करो आगे बढ़ो, लेकिन कुछ भी इरेलीवेंट नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन में स्पेशली जो आपके क्लास के लेक्चर्स होते हैं उनमें टू द पॉइंट ही बात करती हूँ। तो खैर, हम अनकॉन्शियस की बात कर रहे थे, तो जब हम आर्ट थेरेपी पे थे अभी, आर्ट थेरेपी को कनेक्ट करेंगे। आर्ट थेरेपी की हेल्प से हम किसी पर्सन के अनकॉन्शियस को निकालते हैं। आपको एक और चीज इसी आर्ट थेरेपी से जोड़ के बता दूं, ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जिसमें हम पर्सन से ड्रॉ फिगर टेस्ट, जिसका नाम होता है इन पर्सन, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट या ड्रॉ अ फिगर टेस्ट, उसकी हेल्प से पर्सन के बारे में ये भी पता कर लेते हैं कि जो पर्सन ने ड्रॉ किया है उसके अंदर क्या इच्छाएं रही होंगी। अगर उसने हेड को कैसे ड्रॉ किया है, वो मेल को ड्रॉ कर रहा है या फीमेल को ड्रॉ कर रहा है, वो बॉडी पार्ट्स कैसे ड्रॉ कर रहा है,
ये सारी चीजों की हेल्प से भी अनकॉन्शियस का पता चलता है। बस इसमें एक ही कैच है कि अगर किसी पर्सन की ड्राइंग बहुत बुरी है, अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाता है, तो फिर वहां पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किस बेसिस पे जज करें, उसकी ड्राइंग के बेसिस पे जज करें या उसको बाकी चीजों के बेसिस पे जज करें। तो ड्रॉ पर्सन टेस्ट है जो कि काफी पढ़ा भी जाता है, काफी साइकोलॉजी में उसका नाम आता है। अब साइकोडायनामिक्स की बात हो गई, मैं इसको नहीं करने वाली हूँ, डोंट वरी। कॉग्निटिव बिहेवियरल की बात करेंगे। सीबीटी जिससे बना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच यूज की जाती है और इसकी हेल्प से भी काफी डिसफंक्शनल थॉट्स जो होते हैं उनको मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। अभी तक तो जो बात चल रही थी अनकॉन्शियस की चल रही थी, अब वो जो बिहेवियर बाहर दिखेगा उसको भी तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक होता है कि हम इंसान के मन में क्या चल रहा है वो निकलवाना है, और एक जो बाहर से पूरा पूरा दिख रहा है उसका बिहेवियर, तो उस दिखने वाले बिहेवियर को हम कॉग्निटिव बिहेवियर की हेल्प से टैकल करेंगे। आर्ट माइट बी यूज टू विजुअलाइज गोल्स, रीथिंक पैटर्न्स और प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर। आर्ट की हेल्प से हम इसको यूज कर सकते हैं आर्ट थेरेपी में। अब क्या क्या होता है आर्ट थेरेपी में, सेशन आर्ट थेरेपी के सेशंस में क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड वार्म अप, ठीक है। इसको क्विकली आप थोड़ा सा रीड करिए, मैं एक बार देख लूं कि आज मैं कितने टॉपिक कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो सेकंड टॉपिक पर ही हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लगभग 30 मिनट की क्लास हो भी चुकी है। आई एम सो सरप्राइज्ड कि आज मैं तो 5 का टारगेट ले रही थी, 5 तो भूल जाओ, 4 भी नहीं हो पाएंगे शायद। खैर, आर्ट थेरेपी के सेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड वार्म अप होता है। बिगिन विद इंट्रोडक्शन इफ इट्स द ग्रुप सेटिंग और अ चेक इन टू सी वेदर द क्लाइंट इज इमोशनली। वार्म अप एक्टिविटीज माइट इंक्लूड सिंपल ड्राइंग एक्सरसाइज टू ईज इनटू क्रिएटिविटी। किस कोई भी वार्म अप सेशन हम क्यों करते हैं, उस प्रॉपर सेशन में लाने के लिए। जैसे परेड करते हैं तो पीटी कराते हैं, है ना, एक्सरसाइज कराते हैं जिससे कि उस इंसान का उसमें कनेक्टिविटी बन पाए। फिर आर्ट क्रिएशन, फिर कुछ ऐसी आर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है पर्सन को। वो कुछ भी हो सकती है, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पटिंग, और कोई भी आर्ट मटेरियल यूज करके पर्सन उन चीजों को करता है। फिर आता है रिफ्लेक्टिंग एंड डिस्कशन। अब क्रिएट करने के बाद क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने आर्ट वर्क को डिस्कस करें। आपने कभी आप किसी आर्ट गैलरी या पेंटिंग बनाने वाले पर्सन को आपने देखा होगा, जो वो पेंटिंग अगर आप उनकी देखते हैं तो वो पूरी पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हैं। बड़ा मजा आता है चीज देखने में, लेकिन ये सबको मजा नहीं आता, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है क्या क्या बताए चले जा रहे हैं। लेकिन जिस पर्सन ने वो ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग के पीछे तमाम थॉट्स होते हैं, और कभी सुनिए उनको, वो ऐसा डिटेलिंग करते हैं ना अपनी आर्ट की, अपनी पेंटिंग की, गजब तरीके से कि आपको सुन के मजा आएगा। सुनने वाला सोचता रह जाता है कि अच्छा ये भी थॉट था, बहुत अच्छी चीज लगती है वो। तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन और डिस्कशन वाला पार्ट होता है, जहां पर पर्सन अपने ऐसा क्यों बनाया है। अगर कोई भी मूर्ति बनाई है, कोई भी चीज ऐसी बनाई है, तो वो उसने ऐसा क्यों किया है, वो हर क्यों का आंसर खुद ही देता है, डिफाइन करता है। अब वो तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, हमें उससे क्या फायदा। हमें उससे फायदा होगा जब हम उसके थेराप्यूटिक इंटरप्रिटेशन को निकाल पाएंगे, हमें ये फायदा होगा उससे। ओके, थेराप्यूटिक इंटरप्रिटेशन हम उसी से तो निकाल पाएंगे जो वो बताएगा, और इसकी हेल्प से हम पर्सन की प्रॉब्लम्स तक पहुंच पाते हैं, इंटीग्रेट कर पाते हैं कि कैसे वो जो प्रॉब्लम है या क्या वो इमोशन है, वो इमोशन ऐसा क्यों है। अगर वो ये कह रहा है कि मैंने इस पेंटिंग में एक बच्चे के आंसू दिखाए हैं, तो वो आंसू के बारे में क्यों सोच रहा है, हम उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं इन सब की हेल्प से। अब क्या क्या टेक्निक्स यूज हो सकती हैं, कोलाज, मास्क मेकिंग, थोड़ा डिटेलिंग में बता दिया एक दो लाइन बढ़ा बढ़ा के। मास्क मेकिंग, स्कल्पचर, आर्ट जर्नलिंग, मंडाला ड्राइंग, इंटरैक्टिव आर्ट। तो ये सब टाइप के आर्ट का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से पर्सन को आर्ट थेरेपी में इन्वॉल्व करके क्रिएटिव तरीके से उसके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकाल के, और उसमें बहुत माइंड रिलैक्स होता है, जैसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में होता है। अगर आप जानते नहीं है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में, तो मैं बता दूं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी एक टाइप की थेरेप्यूटिक अप्रोच है, टेक्निक है, जिसमें पर्सन कुछ क्रिएटिव थॉट्स को विजुअलाइज करता है, जिसकी हेल्प से उसका माइंड धीरे धीरे काम होता जाता है, रिलैक्स होता जाता है। और ये एक एक्टिविटी है जो जनरली हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम वो कर रहे हैं। बस इतना ही फर्क होता है। अब साइकोलॉजी की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप यूज तो करते हैं, पर आप उसको बस टर्मिनोलॉजी के सेंस में नहीं जानते होंगे, वरना ये तो आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा। तो फिलहाल आर्ट थेरेपी को ओवर कर देते हैं यहीं पर, क्योंकि अब मुझे आना है, एटलीस्ट मैं 3 टॉपिक तो कवर कर लूं, मुझे लग रहा है बहुत काफी पीछे मुझे आना पड़ेगा। नीड एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलिंग। अब हमारा टॉपिक चेंज हो गया है थोड़ा, आप देख रहे हैं आज के तीनों टॉपिक बड़े वर्सेटाइल हैं, आज 3 ही हो पाएंगे। एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग का स्कोप क्या है और जरूरत क्यों पड़ती है, पूछा गया है 10 मार्कर में, इसीलिए आपको इतना शुरू में नजर आ रहा है। एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग क्यों होती है, आप बताइए, आपको भी पता है एजुकेशनल काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। बच्चों को तैयार करने में, उनके फ्यूचर के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको देन एंड देयर सॉल्व करने के लिए। एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बोथ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल एडवांसमेंट के लिए भी जरूरत होती है, क्योंकि एक बच्चा जब अच्छे से फ्लरिश होगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी,
तो वो सोसाइटी का एक हेल्दी पार्ट बन के निकलेगा, ठीक है ना। और जो भी उसके इससे एड्रेस कर पाते हैं हम, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन पर्सनल एस्पिरेशंस, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड करियर पाथवेज। अब क्या जरूरत होती है, आइए एक एक करके पढ़ेंगे। पहले नीड की पढ़ेंगे, फिर स्कोप पे आएंगे। एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग की नीड इसलिए होती है जिससे हम एजुकेशनल सिस्टम को नेविगेट कर सकें, इन नेविगेटिंग एजुकेशनल सिस्टम। Okay, navigating educational system. With the increasing complexity of educational system, student and their family often need guidance to understand academic pathways from primary education through to higher education. Counseling help करती है appropriate subject choose करने में। schools, colleges, courses होते हैं ना बहुत सारे career counseling sessions, अब पेरेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, बच्चों को भी ज्वाइन करवाते हैं। पहले तो बच्चे ही डिसाइड करते थे या पेरेंट्स डिसाइड करते थे ज्यादातर कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, लेकिन अब बच्चे जो हैं उनकी नीड्स के हिसाब से चीजों को किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग जब होती है तो बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट हो पाता है। बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट होने का मतलब हो गया कि पर्सनल ग्रोथ होगी और हर पर्सन को, हर बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, वैल्यूज का आइडिया लग पाएगा। बहुत हद तक पता होता है, लेकिन जब कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट हमें समझाते हैं तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से मजबूती से मान लेते हैं, है ना। जैसे हम डॉक्टर्स की बातों पे बहुत बिलीव करते हैं, साइकोलॉजिस्ट की बातों पर भी बहुत बिलीव करते हैं। दिस सेल्फ अवेयरनेस इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड एजुकेशनल एंड करियर डिसीजन, जिसकी हेल्प से आगे चल के पर्सन सक्सेसफुल हो पाता है। करियर के लिए प्रिपेयर करना सबसे जरूरी है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। किस करियर में बच्चा जाएगा उस करियर के लिए उसको प्रिपेयर करना जरूरी है, और क्या क्या उसको जरूरी रहेगा, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड नेसेसरी है इन फील्ड में जाने के लिए। देखिए हम भी अपने चैनल पर ये सब चीजें करते हैं ना, आपको बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि आप ये अब कुछ अपडेट्स आ गए हैं, ऐसा कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए, इन चीजों में बदलाव आ गया है, अब आपको ये चीजें करनी चाहिए। टाइम टू टाइम मैं लाइव सेशन लेती रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ आपके लिए टॉपिक्स लेकर आती रहती हूँ। तो वो करियर प्रिपेयर्डनेस ही है जिसकी हेल्प से आपको पता चल पाता है कि आप अपनी लाइफ में और आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, ऑफ कोर्स साइकोलॉजी है तो ये पॉइंट तो छूट ही नहीं सकता। एकेडमिक परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, करियर डिसीजंस का भी इतना होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज से सफर कर रहे हैं। अब उनकी सफरिंग्स को कम करने का काम कैसे होगा, जब उनको इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए चलाए जाएंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इनइक्वालिटी को भी एड्रेस किया जाता है, किस किस तरीके की हो सकती है, जैसे सोशल इक्विटी, कोई डिसएडवांटेजेड ग्रुप से आ रहा है तो उसको भी एजुकेशनल की एक्सेस मिलनी चाहिए, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो कि उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से ऐसा हो पाता है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग, अब स्कोप की बात करेंगे। अभी नीड की तो हमने बात कर ली, नीड में क्या क्या चीजें आती हैं। अब स्कोप भी वही चीज है कि जिन चीजों की नीड है उन्हीं में आगे चल के स्कोप है। कैसे रिलेट करेंगे, करियर एक्सप्लोरेशन में, यही तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे करियर को एक्सप्लोर करने में स्कोप है एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग का। एजुकेशनल की प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है, एकेडमिक कोर्स डिसाइड करने में, सिलेक्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अंडरस्टैंडिंग करिकुलम रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है कि आप किस तरीके से, जब वोकेशनल और एजुकेशनल काउंसलिंग दी जाती है तो स्किल डेवलपमेंट में भी इसका फोकस रहता है। वर्कशॉप, सेमिनार और टेलर्ड एडवाइस माइट बी ऑफर्ड टू हेल्प ब्रिज स्किल गैप्स। ट्रांजिशन सपोर्ट का मतलब हो गया हेल्पिंग स्टूडेंट्स ट्रांजिशन फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट और फ्रॉम वन एजुकेशनल लेवल टू अनदर, स्विच कराने के लिए जरूरत पड़ती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी इसका एक गोल हो गया। रिकॉग्नाइजिंग दैट करियर पाथ्स आर नो लॉन्गर लीनियर, काउंसलर एडवोकेट फॉर एंड असिस्ट विद कंटिन्यूइंग एजुकेशन, रिट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग थॉट्स वंस करियर। स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। काउंसलिंग इज इन वन साइज फिट ऑल्स, ये तो हर पर्सन की, बच्चे की नीड के हिसाब से होती है। जैसे क्लासेस होती है ना, स्पेशल क्लासेस, उसी तरीके से काउंसलिंग होती है, वो हर पर्सन के लिए उसकी नीड्स के हिसाब से स्ट्रक्चर की जाती हैं। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, काउंसलर्स कैन प्ले अ रोल इन एडवोकेटिंग फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि मार्केट की नीड और सोसाइटल बेनिफिट्स के हिसाब से भी चलती हैं। तो एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग बहुत जरूरी है, इसकी नीड हमें होती है और सभी को होती है एट लाइफ में, किसी न किसी टाइम पर हम लोगों ने भी अपने एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग का यूज किया है। वल्नरेबल चाइल्ड जो है हमारा टॉपिक, टाइम और इससे दोनों से मैच करके देखती हूँ कि कितना रह गया है, क्योंकि दिल तो चाह रहा है आगे और पढ़ाने का, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि मैं इसको रोकूं, पर 40 मिनट्स का लगभग ये वीडियो हो गया है। पहले मैं देख लेती हूँ, क्योंकि शुरुआत में टॉपिक्स हमारे सब लॉन्ग ही हैं, कोई छोटा है नहीं, तो नहीं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो ही सही रहेगा। जल्दबाजी भी क्यों करनी है इतनी ज्यादा,
कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि वल्नरेबल चाइल्ड मैं आपको समझाऊंगी ना, आपको बहुत मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आप कहेंगे कि अच्छा किया मैम ने नेक्स्ट वीडियो में एकदम से दौड़ाया नहीं हमें। वैसे भी आज हमारे टॉपिक थोड़े वर्सेटाइल हो गए हैं, और जिस वीडियो में मैं बिगिन करती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसमें तो मैं प्लानिंग पहले कर लेती हूँ। ये मैंने क्लिनिकल में भी सोचा था, लेकिन 5 की जगह वहां 4 ही हो पाए थे। खैर कोई बात नहीं, ये सब कुछ हम कवर कर लेंगे, 6 नहीं तो 7 वीडियोस हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में अगर आपका कोई सजेशन है तो मैं उसको जरूर इम्प्लीमेंट कर सकूं। ऑलराइट, तो मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।